दोस्तों, एक 36 साल की महिला जो कि कोचिंग चलाया करती थी और वो अपने ही घर में रह करके अपने ही घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। लेकिन एक दिन वो अपने ही कोचिंग में पढ़ने वाले एक इंटर के छात्र को अपने घर पर रोक लेती है। दरअसल उस दिन जो उसका पति होता है वो पति घर से बाहर चला गया था और वो महिला अपने उस छात्र से कहती है कि आज मुझे अकेले में बहुत डर लग रहा है और इसी वजह से आज तुम मेरे घर पर मेरे साथ रुक जाओ। और वो जो लड़का होता है वो अपनी टीचर की बात को मानता है और फिर उस महिला के साथ उसके घर पर रुक जाता है। दोस्तों, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन उस रात उन दोनों के बीच में कुछ इस तरीके की कहानी हो जाती है, घटना घट जाती है कि जिसके बारे में उन दोनों ने कभी सोचा ही नहीं होगा। और इसके बाद ये जो कहानी है दोस्तों, सोशल मीडिया के माध्यम से चारों तरफ फैल जाती है। दोस्तों, आखिरकार आज की ऐसी घटना में क्या हुआ था और वो महिला टीचर जो है वो अपने ही छात्र को अपने घर पर जानबूझकर क्यों रोकती है, और फिर उन दोनों के बीच में आखिर ऐसा क्या होता है कि जो उन दोनों की होश उड़ करके रह जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कहानी की शुरुआत करें उससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज की जो हमारी सच्ची घटना है इसकी शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से और वहीं का एक जिला पड़ता है आगरा और आगरा में ही एक गांव पड़ता है और उसी गांव में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम राजेश होता है। राजेश जो कि अपने परिवार के साथ में रहता था और अब पढ़ाई लिखाई कर रहा था। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा वक्त बीत जाता है, यानी कि अब जो राजेश की जो उम्र होती है वो तकरीबन 36 साल के आसपास हो चली होती है। लेकिन अभी भी राजेश की किसी भी विभाग में कोई नौकरी नहीं लगी थी। अब जो राजेश के घर वाले होते हैं वो काफी ज्यादा परेशान रहने लगते हैं। वो अपने बेटे को समझाने लगते हैं, कहते हैं कि देखो बेटा, अब जब नौकरी लगनी होगी तब लगेगी, लेकिन जो तुम्हारी शादी की उम्र है वो बहुत ज्यादा बीत रही है और इसीलिए तुम्हें जल्द से जल्द अब शादी कर लेना चाहिए। अब जो राजेश था वो अपने घर वालों की बात मानता है और फिर वो अपने घर वालों से शादी के लिए हामी भर देता है। अब जो राजेश के घर वाले होते हैं वो अपने बेटे के लिए एक अच्छी सी खूबसूरत सी लड़की की तलाश करना शुरू कर देते हैं। अब क्योंकि राजेश की उम्र काफी हो चुकी थी, इसीलिए जो भी रिश्ते उसके लिए आते थे उनमें से यही बात आती थी कि लड़के की उम्र ज्यादा है और इसीलिए अधिकतर लोग उससे अपनी बेटी की शादी के लिए मना ही कर दिया करते थे। लेकिन दोस्तों, एक दिन उसके लिए एक ऐसा रिश्ता भी आता है जिसमें लड़की का नाम प्रीति होता है और जो प्रीति की उम्र थी वो भी तकरीबन 32 साल के आसपास होती है। अब जो प्रीति के घर वाले होते हैं जब लड़के की उम्र को देखते हैं तो फिर वही सोचते हैं कि ठीक ही है, क्योंकि हमारी भी बेटी की उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि प्रीति भी फिलहाल पढ़ाई करती आ रही थी और प्रीति का भी यही कहना था कि पहले वो अपने पैरों पर खड़ी होगी और फिर जाकर शादी करेगी। और इधर प्रीति की भी अभी तक कहीं जॉब नहीं लग पाई थी और अब प्रीति और राजेश दोनों का ही रिश्ता फिक्स हो जाता है और दोनों की शादी हो जाती है। अब शादी होती है, प्रीति जो है वो राजेश की दुल्हन बनकर उसके घर आ जाती है। अभी तक राजेश की कोई नौकरी नहीं लगी थी और इसीलिए राजेश जो है वो अब आगरा जाकर के कपड़े की दुकान खोल लेता है, व्यवसाय शुरू कर देता है। सब कुछ ठीक ठाक तरीके से चल रहा था। राजेश आगरा में रहता था और प्रीति उसके परिवार के साथ, उसके माता पिता के साथ घर पर रहती थी। अब धीरे धीरे करके तकरीबन 2 साल का वक्त बीत जाता है और 2 साल के बाद एक दिन जो प्रीति है वो राजेश से कहती है कि राजेश, मैं आपके साथ में अब रहना चाहती हूँ, क्योंकि अभी तक हमें कोई बच्चा नहीं हुआ है और हम लोगों की शादी को भी 2 साल बीत चुके हैं। तो अब कुछ दिनों के लिए आप एक दिन के लिए आप यहाँ पर आते हो और चले जाते हो, तो इस तरीके से तो कभी मैं माँ ही नहीं बन पाऊंगी। और अब राजेश को भी ये बात समझ में आती है। राजेश भी अपने माता पिता से बात करता है और माता पिता भी प्रीति को साथ ले भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हाँ बेटा, तुम लोगों को तो अभी फिलहाल एक साथ ही रहना चाहिए। अब जो राजेश होता है वो अपनी पत्नी प्रीति को लेकर आगरा चला जाता है और आगरा में किराए का कमरा लेकर के रहने लगता है। अब जो राजेश होता है वो सुबह सुबह अपनी दुकान पर अपने काम पर चला जाया करता था और प्रीति घर पर अकेली रहती थी। अब एक दिन प्रीति जो है वो राजेश से कहती है कि राजेश, मैं घर पर दिन भर अकेली रहती हूँ तो मैं बोर हो जाती हूँ, क्योंकि मेरा टाइम पास होने का कोई जरिया नहीं और तुम तो दिन भर काम पर रहते हो और मैं घर में अकेली रहती हूँ। तो इसीलिए मैं आपसे एक एडवाइस चाहती हूँ, अगर आप कहें तो मैं अपने ही घर पर ट्यूशन खोलना चाहती हूँ, ट्यूशन चलाना चाहती हूँ। अब जो राजेश होता है वो इस बात के लिए मान जाता है। वो कहता है कि हाँ, इसमें क्या हर्ज है, अगर तुम कोचिंग करोगी तो तुम्हारा टाइम पास भी हो जाएगा और उससे कुछ पैसे की भी आमदनी हो जाएगी। और अब इस तरीके से उन दोनों लोगों की जिंदगी जो थी वो बहुत अच्छे तरीके से चलने भी लगी थी। अब दोस्तों, जो प्रीति होती है वो अपने ही घर पर लोगों के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देती है और उसमें से कई छोटे बच्चे भी आते हैं और कई बड़े बच्चे भी आते हैं और उन्हीं में से एक बच्चा होता है जो कि इंटर की कोचिंग करने के लिए आता है, इंटर की पढ़ाई कर रहा होता है। अब इस तरीके से उन दोनों की जिंदगी जो थी वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी और इधर धीरे धीरे करके और समय बीत जाता है, लेकिन प्रीति और राजेश को अब तक बच्चा नहीं हुआ था। अब जो राजेश था वो इस बात को लेकर थोड़ा चिंतित होने लगता है और एक दिन प्रीति से कहता है कि प्रीति, हम लोगों को इतने दिन हो गए शादी को और अब तक हमें कोई बच्चा नहीं हुआ है,
तो क्या हम लोग में कोई कमी है या हम लोग में कोई ऐसी बात रह गई है? तभी प्रीति कहती है कि देखिए इसमें इतनी ज्यादा हताश होने या टेंशन लेने की बात नहीं है। आजकल का जो टाइम है वो हम लोग डॉक्टर से चल कर चेकअप करवा लेते हैं, हम पता चल जाएगा। वो जो कुछ भी कहेंगे डॉक्टर वो हमें बता ही देंगे। और अब प्रीति और जो राजेश है वो दोनों ही डॉक्टर के पास पहुंचते रहते हैं। अब डॉक्टर से दोनों अपना अपना चेकअप करवाते हैं, दोनों की ही रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट में जो डॉक्टर होते हैं वो ये बताते हैं कि दरअसल प्रीति में कोई कमी नहीं है, लेकिन जो राजेश है क्योंकि उसकी उम्र तकरीबन अब 40 साल के आसपास हो चुकी थी, तो अब तो जो डॉक्टर है वो यही बताता है कि राजेश अब आप में वो बात नहीं बची है कि आप किसी के बाप बन सके। अब जैसे ही इतनी बात सुनता है तो राजेश चिंतित हो जाता है, दुखी हो जाता है और अब प्रीति और राजेश अपने घर लौट कर आ जाते हैं। अब शाम का वक्त होता है, दोनों खाना खाते हैं और फिर राजेश जो है वो खाना खाने के बाद प्रीति से बात करता है और कहता है कि प्रीति क्या हम लोगों के नसीब में बच्चे का सुख नहीं लिखा हुआ है? और तभी जो प्रीति होती है वो कहती है कि देखिए घबराने की कोई जरूरत नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऊपर वाला चाहेगा तो हमें बच्चा जरूर नसीब में होगा। अब राजेश जो था ना तो उसका अब काम में मन लग रहा था, ना ही समय पर दुकान जाता है। अब प्रीति उसे समझाने की कोशिश करती है कि देखो राजेश, अगर इस तरीके से हमें बच्चा नहीं होगा तो क्या हम खाना पीना या अपनी जिंदगी जीना छोड़ देंगे? वो तो हम लोगों को करना ही होगा। और अब उनकी दिनचर्या जो है वो फिर से नॉर्मल तरीके से चलने लगती है। दोनों जो है वो नॉर्मल तरीके से जीने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात प्रीति के भी मन में खटक रही थी कि अब राजेश ही उसका पति है जो कि उसे कभी संतान सुख नहीं दे सकता है। इस बात को लेकर के प्रीति भी अब परेशान रहने लगी थी, लेकिन ये बात अपने पति के सामने वो जाहिर नहीं होने देती थी। एक दिन दोपहर का समय होता है और दोपहर के वक्त प्रीति की एक सहेली होती है। उस सहेली का प्रीति के पास फोन आता है। प्रीति और उसकी सहेली दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं और तभी जो उसकी सहेली होती है वो प्रीति से कहती है कि तुम लोगों की शादी को इतने दिन बीत चुके, इतना टाइम बीत चुका है, लेकिन अब तक तुम्हें कोई बच्चा का प्लानिंग तुम लोगों ने क्यों नहीं किया? क्या बात है, क्या तुम बुढ़ापे में बच्चे पैदा करोगे? अब दोस्तों जो प्रीति होती है वो कहने लगती है कि बात दरअसल कुछ ऐसी है कि हम लोग मजबूर हैं। तो वो कहती है कि क्या बात है, और तभी वो बताती है कि बात दरअसल ये है कि जो मेरे पति है वो कभी पिता नहीं बन सकते हैं। उनके अंदर वो कमी आ गई है जिसकी वजह से वो मुझे संतान का सुख नहीं दे सकते हैं। अब जैसे ही प्रीति की सहेली इतना बात सुनती है तो वो हंसने लगती है और कहती है कि तो इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई है? अगर तेरा पति तुझे नहीं माँ बना सकता है, लेकिन तू तो माँ बन सकती है। तू तो किसी के साथ संबंध बना ले और फिर उसके बाद तुझे वो औलाद का नसीब हो जाएगा और ये बात कभी किसी के सामने खुलकर भी नहीं आएगी। अब जैसे ये बात प्रीति सुनती है तो प्रीति कहती है कि तू ये क्या बातें कर रही है? अब जो मेरा पति है वो कभी भी इस चीज के लिए तैयार नहीं होगा। तो वो कहती है कि देखो इसके बारे में तुम्हें राजेश से खुद बात करनी होगी और राजेश को भी इस चीज के लिए मनाना पड़ेगा। राजेश से तुम्हें जाकर ये समझाना चाहिए, क्योंकि किसी और को तो ये बात नहीं पता है कि राजेश में कमी है। ये बात तो सिर्फ तुम और राजेश जानते हो, तो इसमें क्या हर्ज है और क्या नुकसान है? अगर तुझे एक बार में किसी से संतान मिल जाती है तो तुम दोनों भी माँ बाप बन जाओगे। अब ये बात प्रीति के समझ में आ जाती है और फिर प्रीति जो है वो ये सोचती है कि अगर ये बात वो अपने पति से बताएगी तो शायद राजेश जो है वो इस बात के लिए कभी तैयार नहीं होगा, क्योंकि चाहे कोई भी पति हो वो अपनी पत्नी को किसी दूसरे के साथ वक्त गुजारने के लिए कभी हाँ नहीं भरेगा। और ये बात प्रीति भी जानती थी अच्छे से। अब दोस्तों जो प्रीति होती है वो अपना दिमाग चलाती है और सोचती है कि क्यों ना मैं ही किसी के साथ संबंध बना लूं और जब मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी तब जाकर ये बात मैं राजेश को बताऊंगी। और इस तरीके से तो अब जो प्रीति का मन है वो इस तरीके से काम करना शुरू कर देता है। अब प्रीति सोचती है कि आखिरकार वो किससे के साथ ये जाकर समय गुजारे, क्योंकि ये बात किसी के सामने कभी नहीं आना चाहिए और उसे संतान की भी सुख मिलने जानी चाहिए। और तभी प्रीति के दिमाग में ये बात आती है कि वो जो ट्यूशन पढ़ाती है उसी कोचिंग में एक बच्चा जो कि इंटर में पढ़ाई कर रहा था, काफी ज्यादा जवान लड़का था, तो वो सोचती है कि क्यों ना, जिसका नाम राहुल होता है, तो फिर वो सोचती है कि क्यों ना वो राहुल के ही साथ वक्त गुजार ले और राहुल से ही उसे वो संतान की प्राप्ति हो जाए। और इस तरीके से उसका जो दिमाग था वो राहुल के ऊपर केंद्रित हो जाता है। अब एक दिन दोस्तों रात का वक्त होता है और काम के सिलसिले में जो राजेश होता है वो अपने घर से बाहर चला जाता है और फिर उस दिन उसे वापस भी नहीं आना था। और तभी जो प्रीति होती है अपनी उस स्टूडेंट राहुल से कहती है कि राहुल आज रात हो सके तो तुम मेरे ही घर पर रुक जाना, क्योंकि जो तुम्हारे अंकल है वो आज घर पर नहीं है और मुझे अकेले घर पर बहुत डर लगता है। अब जो राहुल होता है वो मैडम से कहता है कि मैडम ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं अगर आपके घर पर रुक जाता हूँ तो फिर मेरे माता पिता मुझसे पूछने लगेंगे, मेरे से ये पूछेंगे कि मैं कहाँ रह गया और फिर मैं उन्हें क्या बताऊंगा। अब जो प्रीति होती है कहती है कि राहुल इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे माता पिता के पास कॉल करके उन्हें बता देती हूँ और फिर तुम यहाँ रह जाना, तुमसे पहले उनसे ही परमिशन ले लेती हूँ। तो राहुल कहता है कि ठीक है। अब प्रीति जो है वो राहुल के माता पिता के पास फोन करती है और बताती है कि दरअसल उसके पति आज घर पर नहीं है और इसी वजह से वो अकेली रहने में डर रही है, तो इसीलिए वो राहुल को आज अपने पास ही रखना चाहती है। उसके भी माता पिता सोचते हैं कि अभी उनका बेटा जो है वो लगभग 16-17 साल का ही है, तो फिर वो आखिर उसकी ही मैडम है जिसकी उम्र अभी लगभग 40 साल हो चली है। तो फिर उन लोगों के मन में ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि वो टीचर है और वो जो बेटा है वो कभी गलत रिश्ते कायम करेंगे और कभी इस तरह का कुछ उटपटांग काम होगा।
वो लोग भी इस चीज के लिए हामी भर देते हैं। अब दोस्तों जो प्रीति होती है वो राहुल को रोक लेती है घर पर। अब शाम का समय हो जाता है और फिर शाम के समय दोनों जो है वो मिल बैठकर साथ में खाना पीना करते हैं। अब दोस्तों जो राहुल होता है, प्रीति उसका बिस्तर लगाती है। राहुल जाकर के अपने बिस्तर पर लेट जाता है। इधर जो प्रीति होती है वो दूसरे कमरे में जाकर लेट जाती है। पर जैसे ही रात का वक्त होता है तो रात के वक्त जो प्रीति होती है वो अपनी बिस्तर से उठती है और फिर वो सीधे ही राहुल के बिस्तर पर पहुंच जाती है और राहुल के पास में जाकर लेट जाती है। राहुल देखता है कि उसकी जो टीचर है वो उसके ही बगल में आकर लेट गई है। तो वो पूछता है कि मैडम क्या बात है, आप मेरे बगल में ऐसे आकर के क्यों लेट गई? और तभी जो प्रीति है वो कहती है कि दरअसल मुझे अकेले डर लग रहा था, क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे अंकल के साथ लेटती हूँ, लेकिन आज मुझे अकेली थी तो मुझे डर लग रहा था, इसीलिए मैं तुम्हारे बेड पर आकर सो गई। अब जो राहुल होता है वो भी ये सोचता है कि ठीक है, हो सकता है कि मैडम को वाकई में डर लग रहा है और इसीलिए वो आ गए। अब प्रीति राहुल के सामने लेट जाती है और थोड़ी देर के बाद में कभी वो उसके ऊपर पैर रख देती है तो कभी उसके ऊपर हाथ रख देती है, उससे अलग अलग तरीके से स्पर्श करना शुरू कर देती है। राहुल कहता है कि मैडम आप ये क्या कर रही हैं? और प्रीति जो है वो सोने का नाटक करने लगती। अब राहुल सोचता है कि हो सकता है मैडम नींद में और नींद में ही इनसे ऐसी गलती हो रही है। लेकिन जब प्रीति बार बार इस तरीके का काम करने लगती है तो फिर जो राहुल होता है उसका भी मन जो है वो भटकना शुरू हो जाता है और वो भी बेचैन होने लगता है और फिर वो अपने आप को भी कंट्रोल नहीं कर पाता है। और फिर जो राहुल होता है वो भी अब प्रीति के शरीर को टच करना शुरू कर देता है, छूना शुरू कर देता है और प्रीति भी उसका विरोध नहीं करती है। तो फिर राहुल का भी हौसला बढ़ जाता है और फिर उस रात उन दोनों के बीच में पहली बार संबंध का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब दोस्तों जब ये एक बार सिलसिला चालू हुआ था तो फिर ये बंद होने का नाम नहीं ले रहा था और फिर उसके बाद में अब जब जब प्रीति के घर पर उसका पति नहीं रहता था तो प्रीति जो है वो राहुल को अपने घर पर रोक लेती थी और फिर उसके साथ में अपनी जरूरतों को पूरा कर रही थी। संतान सुख के लिए वो उसके साथ गलत रिश्ते बनाती थी। ये बात तो ना तो राहुल के घर वालों को पता थी और ना ही प्रीति के पति को पता थी, क्योंकि जो राहुल के घर वाले थे वो यही सोचते थे कि प्रीति घर पर अकेली होती है, इसीलिए वो बेटे को अपने छोड़ देते थे। और राजेश को तो इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि उसके पीठ के पीछे उसके घर पर कौन रुकता है। और इस तरह से अब दोनों जो है वो आपस में अपनी जिंदगी बिता रहे थे, बहुत ही मजे से मस्त। उन दोनों के बीच में इस तरीके का मस्त सिलसिला चल ही जा रहा था। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि चाहे कोई भी गलत काम आप चाहे कितना ही छुप छुपा कर क्यों ना करें, लेकिन गलत काम जो है वो एक ना एक दिन लोगों के सामने आ ही जाता है। और धीरे धीरे करके अब इनका समय तो बीत रहा था, लेकिन एक दिन अचानक से जो प्रीति होती है उसे उल्टी आनी शुरू हो जाती है। अब जब उल्टियां हो रही थी तो उसका पति उस वक्त घर पर ही होता है। वो देखता है कि अचानक से प्रीति की तबीयत जो है वो खराब हो रही है, तो फिर वो कुछ दवाइयां ला करके प्रीति को दे देता है कि शायद हो सकता है कि उसका पेट खराब हो गया होगा या फिर उसे खाने पीने की वजह से ऐसी उल्टियां आ रही होंगी। अब जो प्रीति होती है उससे कोई आराम ही नहीं मिल पाता है, उसे बार बार लगातार उल्टियां हो रही थी। और तभी जो राजेश है वो प्रीति को साथ में ले जाकर के सीधे डॉक्टर के पास पहुंच जाता है। अब जैसे ही वो डॉक्टर के पास में पहुंचता है, डॉक्टर को पूरी बात बताता है, तो डॉक्टर जो है वो उसका चेकअप करते हैं और चेकअप में ये पता लगता है कि प्रीति के पेट में बच्चा पड़ रहा है। अब जैसे ही ये बात राजेश को पता चलती है तो राजेश चौंक जाता है। वो ये सोचने लग जाता है कि आखिर मैं तो कभी पिता बन ही नहीं सकता था, तो फिर प्रीति के पेट में ये बच्चा कैसे आ गया। अब वो वहां से चुपचाप अपनी पत्नी प्रीति को लेकर के सीधे घर लौट करके आ जाता है और घर आने के बाद वो प्रीति से कहता है कि प्रीति मुझे सच सच बताओ कि आखिरकार ये तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो किसका है। अब जो प्रीति होती है वो ये बताती है कि दरअसल मैं आपसे ये बात बहुत पहले ही बता देना चाहती थी, कि मैं बहुत पहले आपसे शेयर करना चाहती थी, लेकिन मैं जानती थी कि शायद आप इस चीज के लिए तैयार नहीं होंगे और इसीलिए मैंने पहले ये सोचा है कि मैं इस काम को पहले पूरा कर लेती हूँ और उसके बाद जो भी सच्चाई होगी वो मैं आपको सामने रख दूंगी। अब दरअसल ये जो बच्चा है वो मेरे ही एक स्टूडेंट राहुल का है, जो कि मेरे कोचिंग में पढ़ता है और मैंने सिर्फ उससे एक बच्चे के लिए संबंध कायम किए थे और आज के बाद मैं उससे कोई रिश्ता नहीं रखूंगी और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस बच्चे को अपना लीजिए, ताकि आपकी भी बदनामी ना हो, आपकी जो कमी है वो छुप जाए और हम लोगों को कोई ताना भी नहीं देगा कि हम लोग निसंतान जो है वो। और ये बात तो वैसे भी सिर्फ आपको और मुझे पता है, ना तो आपके घर वालों को इस बारे में पता है और ना ही आपके रिश्तेदारों को पता है, तो आप बेफिक्र रह करके आप पिता बन जाइए। अब ये बात हम दोनों के बीच में हमेशा छिपी रह जाएगी। अब दोस्तों जो राजेश होता है वो भी बहुत गहराई से सोचता है और फिर वो प्रीति की बात से सहमत भी हो जाता है। कहता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हारी बात मानने के तैयार हूँ और इस बच्चे को भी मैं अपना लूंगा, लेकिन हाँ, आज के बाद अब तुम राहुल के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखोगी। तुम जिसके लिए राहुल के साथ ये रिश्ते कायम किए थे अब तुम्हें वो मिल चुका है और अब तुम्हारी जरूरत भी पूरी हो गई, तो फिर इसीलिए तुम आज के बाद अब राहुल से कोई भी ऐसा वैसा रिश्ता नहीं रखोगी। प्रीति जो होती है वो अपने पति को बात को मान जाती है और उससे वो वादा करती है कि वो आज के बाद अब कभी भी राहुल के साथ कोई भी रिश्ते कायम नहीं करेगी। और दोस्तों जो इधर राजेश होता है, राजेश उस दिन के बाद से शराब पीना शुरू कर देता है। दरअसल उसे किसी और बात से दिक्कत नहीं थी, बल्कि उसे मन ही मन ये ग्लानि हो रही थी कि उसके मन में ये शर्मिंदगी खुद ही हो रही थी कि ये कैसा वो मर्द है जो कि अपनी ही पत्नी को एक औलाद नहीं दे पाया और उसकी पत्नी जो है वो एक बच्चे के लिए किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ किसी दूसरे पुरुष के पास जाकर के अपनी जरूरतों को पूरा कर रही थी।
और इसमें वो कुछ कर भी नहीं सकता था और वो खुद पर ही ग्लानि महसूस करता है और अक्सर ही अब शराब पीना वो शुरू कर चुका होता है। अब इधर दोस्तों जो राजेश होता है, राजेश शराब के ही नशे में मस्त रहता था और अपने काम में लगा रहता था और बिजनेस का ही ध्यान देता था और शाम के वक्त जब भी घर आता था तो अब वो शराब पी करके ही घर आता था। अब जो प्रीति होती है उसे उस लड़के की कहीं ना कहीं लत लग चुकी थी। अब दोस्तों कहते हैं ना कि अगर कोई भी व्यक्ति एक बार कोई अपना पैर अगर गलत रास्ते पर निकाल दे तो शायद वो राह जो है वो उसे उतनी जल्दी वापस नहीं भेज सकती है। और वही चीजें प्रीति के भी साथ हो रही थी। अब जो प्रीति थी वो हर दिन राहुल के पास जब भी उसे मौका मिलता था, उसने अपने पति से यह वादा तो कर लिया था लेकिन वो उस वादे को भूल जाती है और अपने पति से छुप करके वो राहुल के साथ लगातार ये रिश्ते कायम कर ही जा रही थी, अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर रही थी। अब ये बात राहुल को भी नहीं पता थी और राहुल जो वो जब राजेश एक दिन अपनी दुकान जाता है और जब राजेश दुकान से जल्दी से दुकान से घर वापस आ जाता है क्योंकि नशे की हालत में होता है और जब वो घर पर लौट कर आता है तो देखता है कि जो उसकी पत्नी प्रीति है और जो उसका स्टूडेंट है राहुल, वो दोनों ही आपत्तिजनक हालत में कमरे के अंदर थे। अब दोनों के ही उस समय आपत्तिजनक स्थिति में थे। अब वो एक दूसरे के साथ अपने कामों को करे जा रहे थे। अब जैसे ही राजेश ये देखता है उसे गुस्सा आ जाता है और उसे ये देखते हुए बर्दाश्त नहीं होता है तो फिर तुरंत वहीं पर एक डंडा रखा होता है और उस डंडे को वो उठा लेता है और डंडे को उठा करके सीधे वो राहुल के ऊपर वार करना शुरू कर देता है। अब राहुल जो है वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है क्योंकि उसके ऊपर डंडे पड़ रहे थे। वो कह रहा था कि मुझे छोड़ दीजिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। दरअसल मैडम ही मुझे बार बार मेरे साथ इस तरीके के करने के लिए मुझ पर दबाव डालती रहती है। अब जो राहुल होता है वो राजेश को इतना ज्यादा गुस्सा आ चुका था कि वो राहुल की एक भी बात को नहीं सुनता है और लगातार वो उसके ऊपर प्रहार किए ही जा रहा था, जिससे कि कुछ ही देर में दोस्तों जो राहुल होता है वो इस दुनिया से चला जाता है, उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब जैसे ही वो चीख रहा था, शोर मचा रहा था, तो फिर चीख पुकार सुन करके जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वो भी वहां पर मौके पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर जो राहुल होता है, जो कि एक जवान लड़का हो रहा था, जो कि उसके ही यहाँ कोचिंग पढ़ने के लिए आया करता था, उसको मार दिया गया, उसकी मौत हो चुकी है। तो वो लोग पुलिस को फोन कर देते हैं और बताते हैं कि सर यहाँ पर एक लड़के की हत्या कर दी गई है। अब पुलिस जो है वो तुरंत वहां पर पहुंच जाती है और जब वो पहुंच करके उस लड़की के डेड बॉडी को देखती है तो फिर वो तुरंत उसे पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और फिर पूछताछ स्टार्ट किया जाता है कि आखिरकार ये लड़का कौन है। और तभी जो आस पड़ोस के लोग थे वो ये बताते हैं कि दरअसल ये लड़का जो है प्रीति के पास कोचिंग के लिए आया करता था और इसके पति ने इसकी मारकर हत्या की है। अब पति को पुलिस जो है उसके पति को गिरफ्तार कर लेती है और फिर जब उससे पूछताछ किया जाता है तो फिर वो पुलिस के सामने पूरी सच्चाई बता देता है और कहता है कि दरअसल साहब मैं पिता बनने के लायक नहीं था और इसीलिए मेरी पत्नी ने एक बच्चे के लिए राहुल के साथ रिश्ता कायम किया और फिर उसके बाद फिर भी मैंने उसे माफ कर दिया कि ठीक है तुम्हारी जो ख्वाहिश है वो पूरी हो गई है, अब राहुल के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। लेकिन फिर भी प्रीति जो है वो राहुल के साथ ये सब कर रही थी और जब मैंने ये सब कुछ करते हुए देखा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और गुस्से में आकर मैंने उसकी हत्या कर दी। अब दोस्तों जो पुलिस होती है वो राजेश को गिरफ्तार कर लेती है और फिर उसे जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों ये रही कहानी। सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे के खातिर प्रीति ने और राजेश ने अपनी पूरी जिंदगी तहस नहस कर ली। हालांकि प्रीति को राजेश ने एक बार की गलती के लिए उसे माफ कर